नमस्कार दोस्तों, आज मैं टॉपिक इंडक्टर पढ़ाने जा रहा हूँ आज आपको। तो इंडक्टर को बड़े ध्यानपूर्वक समझिए कि इंडक्टर क्या होता है। जस्ट इंडक्टर, इससे पहले वाली वीडियो में आपने इंड्यूस्ड ईएमएफ पढ़ा था, जो कि होता था V इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी। V इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी। इसमें हमने क्या काम किया था, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इससे पहले जिस वीडियो में हमने पढ़ा था। इसको अगर कोई आपसे ये कहे कि करंट इसमें से क्या होगा, तो करंट को निकालने के लिए आप ध्यानपूर्वक देखें, ये जो dt है वो यहाँ पे पहुँच जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये l नीचे आ जाएगा, यानी v, और मैं l को ऐसे लिख लेता हूँ बाय l dt, ये dt इधर पहुँच गया, इक्वल्स टू क्या लिखा जाएगा यहाँ पे di। अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट करता हूँ तो आप i फाइंड कर पाएंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन को कैंसिल कर देता है। इट मीन्स करंट जो होगा वो ऐसे भी लिखा जा सकता है 1/L इंटीग्रेशन v dt। तो आपको ध्यानपूर्वक याद रखना है, कभी कभार एग्जाम में आपके ये भी आ जाता है कि करंट क्या होता है इंडक्टर के अक्रॉस। कोई भी अगर इंडक्टर होगा, इंडक्टर क्या, एक कॉइल के अक्रॉस अगर करंट फाइंड करने को कोई कहे तो आप बता सकते हैं इंडक्टर के अक्रॉस करंट क्या है। ये इंडक्टर के अक्रॉस करंट IL से मैं डिनोट कर देता हूँ। नेक्स्ट, अब हम ये भी जानेंगे इसमें कि इंडक्टर किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। आपको पता होगा, मैंने बताया था इंडक्टर जो होता है वो फ्लक्स लिंकेज बाय करंट होता है। फ्लक्स लिंकेज बाय करंट। फ्लक्स लिंकेज क्या होता है? फ्लक्स लिंकेज मैंने आपको बताया था, फ्लक्स लिंकेज होता है N फाई बाई I, यानी कि फ्लक्स लिंकेज N फाई होता है। आप यहाँ से भी जान सकते हैं कि जब हम करंट छोड़ते हैं यहाँ पे किसी कॉइल के अंदर, तो उस पर फ्लक्स उत्पन्न हो जाएगा और ये उसके नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, ये उसके नंबर ऑफ टर्न्स होंगे। तो इस हिसाब से आपको इस फिगर के द्वारा ये चीज़ याद रहेगी, N फाई बाई I। अब क्या है, ये जो हमारा N फाई बाई I लिखा गया है, ये हमारा इंडक्टर ही होता है। तो हमें क्या काम करना है, अब इसको एक अलग वे में लिखना पड़ेगा कि किन किन चीज़ों पे इंडक्टर डिपेंड करता है। हालांकि इधर भी डिपेंडेंसी दिखाई गई है कि नंबर ऑफ टर्न्स, फ्लक्स और करंट पे डिपेंड करता है। और भी बहुत तरीके हैं इसे बताने के, और आगे इसे थोड़ा सा और ब्रीफ ले जाते हैं। तो आपको मैंने इससे पहले बताया होगा रिलेक्टेंस के बारे में। रिलेक्टेंस मैंने पिछली वीडियोस में दिखाया है, बताया है इसके बारे में। रिलेक्टेंस इक्वल्स टू MMF बाई फाई, ये होता है रिलेक्टेंस। और MMF को आपको पता है NI भी लिखते हैं, तो NI बाई फाई हो जाएगा। अब जैसे कि हमें I निकालना है इस कंडीशन से, रिलेक्टेंस को हम S कंसीडर करते हैं, सपोज करते हैं S, तो डिनोट करा जाता है वैसे भी S से ही जनरल वे में। तो S फाई बाई N, ये हमारा I आ जाएगा। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर आप करेंगे तो I इक्वल्स टू S फाई बाई N आ जाएगा। तो मैं इसमें पुट करता हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा, N फाई I के क्रॉस S फाई, और बाई N है, N ऊपर चला जाएगा तो N का स्क्वायर हो जाएगा। फाई से फाई कैंसिल हो जाएगा, बचता क्या हमारे पास, N स्क्वायर बाई S। N स्क्वायर बाई S आता है आपके पास। तो और भी रिलेक्टेंस का फॉर्मूला मैंने, नेक्स्ट फॉर्मूला भी आपको, एक दूसरा फॉर्मूला भी है आपके पास, L बाई म्यू ए। L बाई म्यू ए भी है आपके पास, तो मैं यहाँ पे वो भी लगा देता हूँ, N स्क्वायर S की जगह L बाई म्यू ए ऊपर की तरफ आ जाता है। तो आप देखेंगे कि ये जो N है, वेयर N नंबर ऑफ टर्न्स, कॉइल के टर्न्स हो गए, और म्यू क्या होता है, परमेबिलिटी होती है, एरिया ऑफ कंडक्टर, क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया ये, और लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो ये इन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। तो इंडक्टर आपको समझ में भी आ गया होगा किन किन चीज़ों पे
डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स पे, परमिबिलिटी पे, एरिया पे एंड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनली डिपेंड करता है। ये भी आपके एग्जाम में आता है। आपको पता होगा कि इसकी यूनिट भी हेनरी होती है। तो ये भी आप याद रखना है आपको। नेक्स्ट अगर मैं आपको बताऊं इसके बारे में और, तो आपको पता होना चाहिए ये एनर्जी स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। इंडक्टर स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में ये एनर्जी को क्या करता है, स्टोर करता है, जिसका फॉर्मूला भी होता है EL इक्वल्स टू हाफ LI²। तो ये आपको बहुत ध्यानपूर्वक याद रखना है कि हाफ LI² इसका एनर्जी स्टोरेज का फॉर्मूला होता है। EL मैंने इसलिए लिखा है इंडक्टर के अक्रॉस एनर्जी स्टोर कितनी होती है। E स्टैंड फॉर एनर्जी, L स्टैंड फॉर इंडक्टर। तो इंडक्टर स्टोर करता है एनर्जी को हाफ LI²। तो ये भी आपको याद करना है। और किसकी फॉर्म में, मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में ये एनर्जी को स्टोर करता है। नेक्स्ट हम इसके डीसी एनालिसिस के बारे में भी बात करते हैं कि डीसी एनालिसिस का मीनिंग ये है कि डीसी पे इंडक्टर कैसे वर्क करता है। अगर सपोज मैं एक इंडक्टर बना रहा हूँ और मैं इसे डीसी सप्लाई देता हूँ तो क्या होगा, अब आपको पता है इसका फॉर्मूला होता है क्या, इसका फॉर्मूला होता है V इक्वल्स टू L di/dt। अब आपको ये पता होना चाहिए कि अगर इंडक्टर का फॉर्मूला L di/dt है, वोल्टेज यानी वोल्टेज किसकी, जो इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज है वो L di/dt होती है। आपको पता होगा अगर मैं डीसी सप्लाई दूंगा तो करंट टाइम के साथ तो वेरी नहीं करेगी, क्योंकि डीसी सप्लाई में क्या होता है, करंट कांस्टेंट रहेगा। तो इट मींस ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, जीरो मान लेता हूँ मैं इस पार्ट को, क्योंकि डीसी सप्लाई का केस है तो इसमें करंट वेरी नहीं करेगा, करंट कांस्टेंट रहेगा। तो मैंने यहाँ पे उसे जीरो कर दिया है। तो वोल्टेज क्या हो गई है, जीरो। वोल्टेज भी ओवरऑल क्या वोल्टेज हो गई है, 0 वोल्ट हो गई है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि इंडक्टर डीसी केस में कैसे वर्क करता है, शॉर्ट सर्किट। किस टाइप से वर्क करता है, शॉर्ट सर्किट। तो आपको यहाँ पे याद रखना है, वोल्टेज की मैंने कंडीशन भी बताई थी। शॉर्ट अगर वोल्टेज 0 है तो ये शॉर्ट सर्किट की कंडीशन होती है, ठीक है, शॉर्ट सर्किट की कंडीशन होती है। तो आपको ये याद रखना है। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।